Okay, then we have to know about postulates of crystal field theory. तो सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट लिख लो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों देनी पड़ी, क्या जरूरत पड़ी जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रपोज की गई। तो उसके लिए बोला जाता है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे वीबीटी में, है ना। बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे वीबीटी में, और कहीं ना कहीं उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए इस थ्योरी को पिक्चर में लाया गया। तो बहुत सारे जो लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी, वो इस थ्योरी से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी आर रिमूव्ड बाय सीएफटी। अच्छा, इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय ऑर्गल। तो इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, ऑर्गल, है ना। बाद में कुछ साइंटिस्ट और भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बातें बताई थी, लेकिन जो मेन नाम है वो ऑर्गल का ही है सभी को। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें पोस्टुलेट्स हम लोग को समझने हैं, तो लिख लिए द पोस्टुलेट्स। द पोस्टुलेट ऑफ सीएफटी आर गिवन बिलो। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे आप किसी बुक में देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे की तरह लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट वाइज में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको याद रखने में, समझने में आसानी होगी। देखो बेटा, पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, सीएफटी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। जो सबसे इसका जो पहला पोस्टुलेट है वही सबसे खतरनाक है ना। सीएफटी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है ये। देखो भाई, ये पहला पॉइंट ही बिल्कुल सब कुछ, इससे पहले जो भी पढ़ के आ रहे हैं ना बीबीटी में, सारी बातें हिल गई हैं इस पॉइंट से, है ना। बम फोड़ दिया इसने सीएफटी में। तो सीएफटी इज द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ये कह रहा है कि भाई सीएफटी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब समझ रहे हो। कूलम्स लॉ पे। हाँ, कूलॉम्स लॉ पे। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अभी तक हम, हाँ, अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि मेटल और लीगेंड के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट टाइप के कोऑर्डिनेट। बॉन्ड बनते हैं एक तरह से। लीगेंड अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है ना मेटल के बैक एंड डी ऑर्बिटल में, लेकिन ये इसी बात को कंसीडर नहीं कर रही है। ये कह रहा है सीएफटी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है, इसका मतलब इसमें मेटल और लीगेंड के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिकल बॉन्डिंग की लैंग्वेज में, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं मेटल और लीगेंड के बीच में, कैसे बॉन्ड बन रहे होंगे, आयनिक। आयनिक बॉन्ड। तो ये पहला पॉइंट लिखो भाई, पूरा इसकी ये पूरा कंप्लीट कर लो। सीएफटी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which considered as which considered the metal dash ligand bond to be ionic। देखो, पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहीं से सारी चीजें बदलती चली जाएंगी। सीएफटी कह रही कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक टाइप का है। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पहला ही पॉइंट है सेफ्टी का ही। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है लीगेंड एंड मेटल आयन आर ट्रीटेड एज पॉइंट लीगेंड, पॉइंट चार्जेस। देखो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के बेसिस पे बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग लीगेंड और मेटल को कैसे बिहेव करेंगे, कराएंगे, पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर करेंगे।
कैसे कंसीडर करेंगे? पॉइंट चार्जेस। तो लिख लो जल्दी से, दूसरा पॉइंट भी लिख लो, सर लिगेंड, आपकी वॉइस लैग हो रही थोड़ी। लिगेंड एंड मेटल आयन। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तो मैनेज कर लीजिए। आज वाईफाई इतना, मेरा वाईफाई काम ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, तो ठीक है। Yes, sir. Ligand and metal ion are treated as point charges. Treated as point charges. लीगेंड और मेटल आयन जो है वो कैसे ट्रीट होते हैं इसमें? पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्जेस तब मानेंगे जब लीगेंड कैसे होंगे? इन केस ऑफ एनाइनिक, इन केस ऑफ एनाइनिक। एंड अगर बेटा बहुत सारे लीगेंड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, तो उनको तो हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, तो उनको हम लोग डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। एंड डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है? Yes. तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या बोला है? पहला पॉइंट सीएफटी का पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि सीएफटी जो है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग मेटल और लीगेंड के बीच के बॉन्ड को कैसा कंसीडर करते हैं? हम लोग आयनिक नेचर का कंसीडर करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लीगेंड और मेटल आयन को हम लोग कैसे ट्रीट करने वाले हैं? पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करने वाले हैं। इन केस ऑफ एनाइनिक, अगर एनाइनिक लीगेंड है तो पॉइंट चार्जेस, और अगर न्यूट्रल लीगेंड है तो डाइपोल, ठीक है। बोलो भाई। सर हाँ बोलो। कुछ NO प्लस है वो भी पॉइंट चार्ज की तरह है। NO प्लस मतलब कैटायनिक लीगेंड। हाँ सर। देखो कैटायनिक लीगेंड में क्या होगा, कैटायनिक लीगेंड को भी डाइपोल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या रीजन है। जैसे NO प्लस है, तो NO प्लस पे नेट तो चार्ज बेटा पॉजिटिव है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर अच्छा लीगेंड, लीगेंड तो वैसे ही मेटल, सॉरी मेटल, मेटल और लीगेंड, तो मेटल पे तो वैसे ही तो ये सब क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो इन पे तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होता है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, तो इनको तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज मानना पड़ेगा, डेल्टा प्लस। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? रिपेल होने लगेंगे। तो फिर तभी आप एक तरह से ये कह सकते हो कि बहुत कम ऐसे लीगेंड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज जो लीगेंड कफ की तरह बिहेव करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड आसानी से अट्रैक्ट नहीं होंगे मेटल से, उल्टा रिपेल होंगे। फिर अच्छा NO प्लस तो बनाता है, या दो तीन जो बनाते हैं वो तो बनाते ही हैं, तो वो क्यों बनाते हैं? तो उसमें रीजन ये है कि देखो NO प्लस में ठीक है कि N पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन या कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, ठीक है। और ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो वो तभी बन रहा हो जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जा रहे होंगे? डोमिनेंट हो जा रहे हैं। कि अगर कोई NO प्लस लीगेंड मेटल के साथ बॉन्ड मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, कि जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये तो हम लोग जानते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो उसमें NO प्लस ही तो होता है। तो फिर ये CFT से कैसे एक्सप्लेन होगा? तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, और लोन पेयर के रिस्पेक्ट में इसमें डेल्टा निगेटिव जो चार्ज आ रहा होगा, मतलब इसको एज ए डाइपोल की तरह ट्रीट कराएंगे हम लोग, और बोलेंगे कि यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से वो कॉम्प्लेक्स बना पा रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ज्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल नहीं होते हैं। ओके सर। ठीक है ना। तो बहुत सारे इसीलिए मैक्सिमम लिगेंड आपने देखा होगा एनाइनिक लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें जो VBT में एक पहेली बन के रह गई थी, है ना, सुलझ नहीं पाई थी, वो कई सारी चीजें इसमें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने दो ही पॉइंट पढ़े,
लेकिन एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। अभी और बहुत सारे पॉइंट आएंगे, आप लोग बस समझते जाइए धीरे धीरे सारी बातें। देखो तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये समझो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इस थ्योरी का। बोलते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे ये आपका मेटल है, मेटल आयन है, ठीक है, ये मैंने बीचों बीच में रख दिया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो लीगेंड्स जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं। लीगेंड्स क्या करते हैं, मेटल आयन के टूवर्ड्स क्या करते हैं, ये अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये लीगेंड जो देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से अप्रोच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर है ना डायमेंशन से। ये क्या करते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं। अच्छा, अप्रोच कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे होते हैं कि क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब कॉम्प्लेक्स बनने के पीछे अगर ये पूछा जाए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कैसे फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो धीरे धीरे लीगेंड्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, मेटल की तरफ। बोलो भाई। और यस ये जो डॉटेड में दिखा रहा हूँ, बस ये डॉटेड में जो दिखा रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये बस आपके मन में ये बात रहे कि ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को हम लोग ऐसे डैश 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 या ऐसे कुछ कर्व लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है ना। यस और जब ये अप्रोच कर रहे होते हैं, जब ये अप्रोच कर रहे होते हैं तो एक सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। थोड़ा सा इसको 3D में सोच सकते हैं कि अगर जैसे लीगेंड है किसी टी टाइम पे, मान लो किसी टी टाइम पर आप देखें तो इस लीगेंड की पोजीशन ये, इस लीगेंड की पोजीशन ये, इस लीगेंड की पोजीशन ये, और इनकी पोजीशन को अगर हम लोग आपस में कनेक्ट करें तो एक स्फेरिकल सरफेस सी बन रही होगी, एक यहाँ स्फेरिकल सरफेस सी बन रही होगी, है ना, जी सर। है ना। तो ये जो इस स्फेरिकल सरफेस की रिस्पेक्ट में, मतलब कि यहाँ पे एक फील्ड डेवलप हो रही होगी, जिस फील्ड को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, है ना। वो फील्ड कोई और फील्ड नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। अच्छा, वो जो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो उस स्फीयर के है ना, स्फीयर की सरफेस पे ही डेवलप हो रही होगी। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, यहाँ इसी पॉइंट में एक पॉइंट आपको और लिखना है। सर हाँ बोलो, क्या बोलो। सर स्फेरिकल सरफेस सिर्फ तभी बनेगा कि जब सारे लिगेंड सेम होंगे कि हेटेरोलिटिक भी हो। ये एक्चुअली होता क्या है, जब डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, अभी अभी ये बॉन्ड स्टेबल नहीं हुआ है, अभी बस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही रहा है। ठीक है, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय तो वो जो फील्ड बनती है वो चाहे लीगेंड सेम हो या अलग अलग हो, आपका कहना है कि ये लीगेंड अलग अलग होंगे तो भी क्या स्फेरिकली होगी, तो बिल्कुल बनेगी। शुरुआत में वो फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक ही होगी, है ना, अराउंड मेटल आयन। ओके सर। लेकिन जैसे जैसे वो लिगेंड पास आएंगे, ठीक है, तो वो फील्ड अनसिमेट्रिकल होती जाएगी। ठीक है, तो वही हम लोग को पढ़ना है। अब देखो इसका इफेक्ट, इसको ये कैसे समझे कि फील्ड अनसिमेट्रिकल कैसे हो रही है, जो फील्ड है वो अनसिमेट्रिकल कैसे हो रही है, तो उसके लिए मैं आऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में बस आपको एक पॉइंट लिख लेना है, व्हेन लीगेंड्स अप्रोचेस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जल्दी से लिख डालो उसको। व्हेन लीगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स मेटल आयन, approaches towards metal ion, a spherically symmetric field, a spherically symmetric field, a spherically symmetric field, spherically symmetric field form form
around central metal atom, form around central metal atom, या आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने डायग्राम से ही समझा दिया है। ये जो फील्ड है इसको मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी फील्ड है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ SSF, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। देखो, तो जब कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है तो मेटल एक जो फील्ड बनती है लिगेंड और मेटल आयन के बीच में, वो सिमेट्रिक टाइप की स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे वाली बात समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मेटल के पास है डी सबसेल। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेटल के रिस्पेक्ट में, या इस थ्योरी को आपको समझना है तो आप मेटल के ऊपर खड़े हो जाइए, मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेटल होना चाहिए, ठीक है, तो आपको बातें जल्दी समझ में आएंगी। देखो, तो मेटल जो भी है, मेटल कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और डी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसकी वैलेंस सेल में क्या होंगे, डी सबसेल होगा, ठीक है ना। अच्छा, डी सबसेल में ऑर्बिटल होंगे, डी ऑर्बिटल, है ना। अगर वो हम लोग लिखें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होगा, डी जेड स्क्वायर। टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल में, 5 ऑर्बिटल, है ना, ये सबको तो पता ही है। अच्छा, और ये भी पता होगा कि, ये भी सभी को पता होगा कि आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब कोई एटम या आयन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता है, आइसोलेटेड होता है, कोई मतलब नहीं किसी से, इस दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं उसे, ठीक है। तो जिस समय कोई भी मेटल आइसोलेटेड स्टेट में होता है, उस सिचुएशन में उस मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ये डी सबसेल के जितने बेटा डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना, इक्वल एनर्जी होती है बेटा, है ना। अभी ये बात, हाँ, ये बात हम लोग तब बोल रहे हैं जब मेटल है ना आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में है, और उनके डी और सबसेल के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। और याद करो, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम लोग ने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, डीजेनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेटर, डी जनरेट ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आइसोलेटेड गैसेस एटम होते हैं, उनके डी सबसेल के डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट क्यों बोल रहे हैं, डी जनरेट, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को ही डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोल दिया था, ठीक है। बोलो भाई, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ जरा, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, आप आप मेटल के ऊपर बैठ जाओ, आप सोचो कि आप मेटल ही हो, ठीक है, और आपके पास कुछ डी ऑर्बिटल होंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब में इलेक्ट्रॉन भरे ही हो, है ना। जैसे मान लो D1 का केस है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे D1 का केस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन केवल किस ऑर्बिटल में होगा, इन पांचों में किसी एक में होगा, जैसे मैंने मान लिया कि DXY में होगा, ठीक है। या फिर मैंने मान लिया कि D2 का केस है, तो वो इलेक्ट्रॉन इन पांच में से किन्हीं दो ऑर्बिटल में होगा, बाकी तीन क्या होंगे, खाली होंगे। बोलो भाई, यस, है ना। तो इस मेटल के पास कुछ है डी ऑर्बिटल। अब ये बहुत बेसिक बात बताने जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आगे सारी चीजें इसी से कनेक्ट हो जाएंगी। उस मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, ठीक है। और कुछ में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब कुछ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम है, कुछ खाली भी पड़े होंगे डी ऑर्बिटल, ऐसा नहीं कि सारे ही भरे होंगे, इस तरह का कुछ सिचुएशन होगी। तो बेटा जैसे जैसे लीगेंड आ रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे, तो देखो लीगेंड के पास क्या है, लो, लोन पेयर है भैया, लीगेंड की पहचान ही लोन पेयर से होती है ना। लीगेंड के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और मेटल के डी ऑर्बिटल जो भरे भरे हैं, मतलब जो फील्ड ऑर्बिटल है बेटा, जो फील्ड ऑर्बिटल है उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। और लीगेंड के पास भी लोन पेयर है ना, लोन पेयर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे ये लीगेंड पास आ रहा होगा, तो उसके जो भरे भरे ऑर्बिटल हैं, मतलब फील्ड ऑर्बिटल हैं, उनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्सिव, रिपल्शन, रिपल्शन लग रहा होगा बिल्कुल, है ना। ये बात तो समझ में आ रही होगी सभी को कि जैसे जैसे लीगेंड अप्रोच कर रहे होंगे किसकी तरफ, मेटल आयन की तरफ, मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है, जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लीगेंड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ठीक है। और इस, अच्छा एक बात बताओ, जब भी रिपल्शन बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती की घटती है किसी भी सिस्टम में, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है ना। मतलब सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। देखो, एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसको समझिएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ डी सबसेल, ये है मेटल का डी सबसेल, ठीक है। ये मेटल का डी सबसेल, उसमें 5 डी ऑर्बिटल है। अभी सबकी एनर्जी बराबर है, अभी सब में बहुत अच्छे संबंध है ना, प्यार की भावनाएं सबके मन में, ठीक है। मतलब सबकी एनर्जी बराबर है, मतलब ये ऑर्बिटल क्या है, डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। और इस समय कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इस समय फ्री मेटल आयन की बात हो रही है। अभी मेटल आयन बिल्कुल फ्री है। अच्छा, मेटल आयन बिल्कुल फ्री कब होगा, जब ये लीगेंड इनफाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। मतलब इस समय लीगेंड और मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, 0 मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन भैया जैसे जैसे लीगेंड अप्रोच कर रहा है, नजदीक आ रहा है, पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लीगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपल्सन यस होगा। सर, तो अगर मैं एक मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ये मान के चलूं कि नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो ये डी सबसेल की एनर्जी अभी मान लो इस लेवल में, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो इससे बढ़नी स्टार्ट होगी, जैसे जैसे नजदीक आ रहा होगा कौन, जैसे जैसे लीगेंड नजदीक आ रहे होंगे, है ना, मेटल के, वैसे वैसे डी सबसेल की एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अभी जो फील्ड है, अभी मेटल के सराउंडिंग जो फील्ड बन रही है वो अभी सिमेट्रिकल फील्ड बन रही है। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, SSF, मतलब समझे आया, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। अभी तक ये मतलब कि इस सिचुएशन में थोड़ी एनर्जी बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन पांचों की एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये पांचों डी ऑर्बिटल अभी भी डी जनरेट है, अभी भी डी जनरेट है। बोलो भाई। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जब लीगेंड बहुत नजदीक आ जाते हैं, वो वही बात है कि एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में, पिकोमीटर की डिस्टेंस में, जहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, स्टेबल बॉन्ड बनते हैं, तो उस सिचुएशन में उतनी पास आने पे क्या बोलते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल हैं उनमें कुछ ऑर्बिटल में बहुत जबरदस्त रिपल्सन लगने लगता है। जो भरे भरे हैं भैया उनमें ज्यादा रिपल्सन लगने लगेगा, और जो खाली है, जो वैकेंट है, उनकी उनमें उनकी कंपैरिजन में रिपल्सन क्या होगा, नहीं लग रहा होगा, या उनकी कंपैरिजन में जो फील्ड ऑर्बिटल है उनकी कंपैरिजन में वैकेंट ऑर्बिटल में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो डी ऑर्बिटल है वो काफी देर तक तो बर्दाश्त कर रहा है, रिपल्सन को बर्दाश्त करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब एक बर्दाश्त की बेटा सभी एक लिमिट होती है, आप लोग भी जानते होंगे, बर्दाश्त की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट एक जैसे ही आती है, तो ये जो डी सबसेल आप देख रहे हो ना, ये दो ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है। अब बन गया इंडिया और पाकिस्तान। मतलब क्या,
अरे वो डी ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जो डी ऑर्बिटल जो देख रहे हो, डी सबसेल देख रहे हो, उसकी जो डीजेनरेसी है, इतना ज्यादा रिपल्शन लगने लगता है कि उसकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो पांचों ऑर्बिटल बेटा अभी तक देखने में आ रहा था कि इन पांचों की एनर्जी अभी भी क्या है, बराबर है। ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं EG। ठीक है, T2G को बोलते हैं ट्रिपली जी रेट ऑर्बिटल, EG को इवनली जी रेट। ठीक है। अच्छा, T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? तो देखो, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो एक साथ रहेंगे, जैसे DXY, DYZ, DZX। इनकी एनर्जी अभी भी बराबर है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, अभी भी बराबर है। ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। इन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के सेट को ही क्या बोलते हैं? T2G। और जो स्क्वायर वाले दो ऑर्बिटल है बेटा, जिनमें आपने देखा होगा कि एक्सिस का स्क्वायर होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, है ना, ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। इनके सेट को यहाँ CFT की थ्योरी में क्या बोला जाता है? EG ऑर्बिटल। EG मतलब इवनली जीरेट ऑर्बिटल। तो इस तरह से डी सबसेल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के ड्यूरेशन में, मतलब CFT ये कहती है, मोटा मोटा बात समझो, CFT ये कहती है जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो डी ऑर्बिटल जो है बेटा, वो कुछ पार्ट में सब क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब डी और डी सबसेल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने स्प्लिटिंग डायग्राम बनाया है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बना दिया है मैंने। वैसे ऑक्टाहेड्रल का ही हम लोग के मेन सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन तब भी आप नीचे लिख देना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। ये जो नीचे ये डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है बोला जाता है? इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। किस ऑर्बिटल के लिए, मतलब किस तरह के कॉम्प्लेक्स के लिए? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? वो 8 6 6। ऑक्टाहेड्रल का 8 नहीं होता, 6 होता। ठीक है। तो yes 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जिनका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, उनमें इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। और एक बात बताते हैं, ये देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो देखो, इस ये आप एनर्जी लेवल डायग्राम है बेटा। ये आप ऐसे समझो कि नीचे उसे ऊपर जाने में एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप चाहो तो increase यहाँ लिख भी लो कि एनर्जी इंक्रीजेज, है ना, जिससे आपको याद रहेगा कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रही है। अच्छा, इसमें अगर मैं एक ये लेवल बताऊं, बोलूं कि जो फ्री एनर्जी वाला लेवल था, जब वो मेटल आयन लीगेंड के साथ बॉन्ड बना ही नहीं रहा था, मतलब लीगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। ठीक है, जब मेटल आयन बिल्कुल फ्री था, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही नहीं रहे थे, तो ये लेवल है ग्राउंड स्टेट लेवल। ठीक है। लेकिन देखो, पहले थोड़ी सी एनर्जी अप हुई। ठीक है, ये अप क्यों हुई? क्योंकि लिगेंड पास आ रहे थे, रिपल्शन लग रहा था, लेकिन डीजेनेरेसी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। तो ये वाला जो नया वाला लेवल है एनर्जी का, इसको बारी सेंटर लेवल बोलते हैं। इसको कौन सा लेवल बोलते हैं, इस एनर्जी लेवल को? क्या बोलते हैं? बारी सेंटर, है ना, बारी सेंटर लेवल। ठीक है, क्योंकि ये वो लेवल है जहां तक डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, मतलब जो फील्ड है अभी भी सिमेट्रिकल टाइप का है। क्योंकि बेटा होता क्या है, जैसे ही फील्ड अनसिमेट्रिकल होने लगती है ना, वहीं पर डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जहां तक है ना, फील्ड सिमेट्रिकल है, तो उस एनर्जी लेवल को क्या बोल रहे हैं, बारी सेंटर से। और इसमें बोला जाता है कि बारी सेंटर के रिस्पेक्ट में EG ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी अप हो गई है, इंक्रीज हो गई है।
लेकिन बारी सेंटर लेवल के रिस्पेक्ट में T2G वाले की एनर्जी थोड़ी क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई, डाउन हो गई है ना, डिक्रीज हो गई है ना। जो सारी बातें होती है ना वो इस बारी सेंटर लेवल से ही होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है T2G, मतलब जो स्प्लिट 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 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, स्प्लिट ऑर्बिटल के बीच, मतलब T2G और EG के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे डेल बनाते हैं, छोटा सा ओ, ये नॉट नहीं है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये डायग्राम हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं इस डायग्राम में, ये कौन सी एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी। बोलो भाई, कुछ समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? यस सर। ठीक है ना। तो अभी अब यही है कि इसी को आप पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे आप थर्ड पॉइंट तक लिख लिए थे, अब जल्दी से 2 पॉइंट और लिख डालो, फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, लेकिन थोड़ा लिख डालो इसमें, खत्म करो, लिखो लिखो, फोर्थ सर ये पॉइंट में जो लिखो। डेल ओ है, सर ये जो हाँ डेल ओ बोलो। है ये एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है उनके बीच में, एनर्जी लेवल के डिफरेंस। हाँ, ये डेल ओ जो मैंने लिखा है, ये डेल ओ, ये एनर्जी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये T2G और EG ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस है energy, उसी को डेल ओ बोल रहे हैं। इसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो है ना, बहुत सारी बातें आपको, कुछ नई बातें पता चली तो उनको लिख डालो आप जल्दी से। तो लिख लो पहले, फोर्थ पॉइंट क्या था, द 5d ऑर्बिटल इज एन आइसोलेटेड gaseous metal ion have same energy, और सेम एनर्जी ऑर्बिटल को क्या बोलते थे, डीजनरेट, दैट इज डीजनरेट ऑर्बिटल। देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जो 5d ऑर्बिटल होते हैं किसी आइसोलेट गैसेस मेटल के, उन सभी की आपस में एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। और ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डीजनरेसी है, इसके बारे में अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में लिख लो। दिस डीजनरेसी दिस डीजनरेसी is maintained in formation of complex in formation of complex in formation of complex in formation of complex a spherically if a symmetric spherical spherically symmetrical field of charges मतलब वही लीगेंड पे जो चार्ज है, सराउंड्स द मेटल आयन। ठीक है, देखो ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डी ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल, वो गैसीय स्टेट के जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। और ये जो डीजनरेसी है ये तब तक मेंटेन रहती है ना, डीजनरेसी इज मेंटेन इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, इफ ए सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ चार्जेस सराउंडेड द मेटल है, ठीक है। तो ये डीजनरेसी जब तक मेंटेन रहती है, जब तक एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड
सराउंड करती रहती है चार्ज की मेटल आयन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन इसी के आगे लिख लो व्हेन, अगले ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो when this field when this field becomes unsymmetrical, जैसे ये फील्ड क्या हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है, द ligand destroy the degeneracy, ligand destroy the degeneracy of D subcell, ठीक है। तो बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जैसे ये फील्ड अनसिमेट्रिकल हो जाती है तो लीगेंड जो होते हैं वो डिजेनरेसी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है ना, डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं EG और T2G। तो डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय होने के बाद जो हमारा डी सबसेल है वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें एक को क्या बोलते हैं, ईजी, एक को T2G, है ना। तो अगला पॉइंट यही है, it results the splitting of D subcell of metal ion, ये D subcell किसका है, मेटल आयन का, ठीक है। D subcell of metal ion into two set of d orbital, into two set of orbitals, into two set of orbitals named as नंबर 1 लिख लो T2G ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा, EG ऑर्बिटल, T2G EG, ठीक है। T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, नॉन हाँ T2G में नॉन एक्सियल वाले आते हैं, गुड, है ना। इसको ऐसे ही याद करो तो ज्यादा सही रहेगा। नॉन एक्सियल में DXY, DYZ, DZX, है ना। अच्छा, स्प्लिटिंग होने के बाद भी अभी भी इनकी एनर्जी आपस में बराबर है, तो T2G वालों की आपस में बराबर है और EG में जो दो हैं उनकी आपस में बराबर है। EG में एक्सियल वाले आते हैं, DX² माइनस Y² एंड DZ², ठीक है, T2G एंड EG। और ये इनको लिख लो, ये कौन से नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, ये कौन से हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके मेन पॉस्टुलेट हैं CFT के। यस सर। जी सर। ठीक है, नोट नोट कर लिए सभी? यस सर। तो ये आपके मेन पॉस्टुलेट अभी मैंने बताए। हाँ बोलो। सर ग्राउंड स्टेट और T2G का लेवल सेम है कि अलग है थोड़ा?
ग्राउंड स्टेट और किसका कह रहा हूँ? T2G। अच्छा ये दोनों पूछ रहे हो। देखो ग्राउंड स्टेट और T2G में कोई कंपैरिजन थ्योरेटिकली कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने जो डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है इसमें ऐसा लग रहा है कि T2G की एनर्जी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में भी कम हो गई। तो इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा होगा ये भी कहना सही नहीं। कुछ केस में ऐसे भी डायग्राम बन सकते हैं जिसमें T2G की एनर्जी घटे लेकिन इतनी ना कम होगी वो ग्राउंड स्टेट से कम हो जाए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वाले से थोड़ी ज्यादा ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो ये SSF है, मतलब कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जब तक बनेगी, तो जब ये फील्ड स्फेरिकल सिमेट्रिकल बनती है तो एनर्जी बढ़ती है हमेशा, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से थोड़ी अप हो जाती है। और फिर जब डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय होती है वो फिर दो इक्वल पार्ट, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो T2G की Yes। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि कम ही होगी या कोई कंपल्सन नहीं कि ज्यादा भी होगी। वो डायग्राम में आप कम भी दिखा सकते हो, ज्यादा भी दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के मन में आ रहा हो जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड? बोलो भाई। नो सर। सर, तो जहाँ पे हाँ बताओ। सेंट्रल हाँ मेटल आया हमारा डी ब्लॉक की जगह एस और एफ ब्लॉक भी कई बार यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? देखो एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में तो स्प्लिटिंग होती नहीं कभी, क्योंकि एस के टाइप ही नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बोला जाए पी सबसेल में, तो पी सबसेल में भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। ये जो स्प्लिटिंग होती है ये तो वो डी सबसेल में होती है या फिर एफ में भी होती है ना। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो CFT हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें केवल हम लोग डी सबसेल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ेंगे, मतलब केवल डी सबसेल की ही स्प्लिटिंग के लिए डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है यस। है ना। तो वैसे एफ एफ सबसेल भी स्प्लिट होता है, मतलब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो भी तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जब एफ ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ सबसेल होता है, उसकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब अब इसमें हम लोग के सिलेबस में मेन देखा जाए तो दो सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो यही वाला है, ये जो मैंने अभी आपको बनाया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या के रिगार्डिंग, क्योंकि सिलेबस में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वाले से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ये जो डायग्राम है इसमें कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से एक हेडिंग आप डाल लो, लिख लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है देखो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर स्प्लिटिंग को समझना है तो देखो इसमें थोड़ा सा मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं वो सिमेट्रिकल जो फील्ड बन रही थी वहां से बना रहा हूँ। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। हाँ ये एनर्जी थोड़ी अप हुई है ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में, लेकिन मुझे अब इससे इसके आगे जो डायग्राम है उससे थोड़ा सा लेना देना है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल नेचर का शेप का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें जो T2G है उसकी एनर्जी बारी सेंटर से कम हो जाती है और EG वाले की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अप हो जाती है। ठीक है,
एक बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये बारी सेंटर वाली लाइन है, ये जो बारी सेंटर वाली लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछे कि ये एनर्जी कितनी बढ़ जाती है ना, तो देखो उसको समझने का, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है बेटा, ये जो Eg T2G में स्प्लिटिंग हो रही है, ये इस तरह से हो रही है कि इन पांचों ऑर्बिटल, समझना मेरी बात, इन पांचों ऑर्बिटल की जो एवरेज एनर्जी है वो यहीं पे लाई करे, ये बारी सेंटर वाली लाइन पे लाई करे। मतलब ये स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है कि स्प्लिटिंग होने के बाद भी ये पांचों ऑर्बिटल की जो एवरेज एनर्जी है वो अभी भी कहाँ लाई करे, इस बारी सेंटर वाली लाइन पे लाई करे। तो उसके लिए देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो मैं रटाना नहीं चाह रहा हूँ कि इतनी होती है तो मैं थोड़ा समझा के बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो ये Eg और T2G के बीच का जो गैप होता है एनर्जी का, ये कितना होता है, डेलो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं केवल पूछूं कि Eg वाले का कितना है एनर्जी T2G के रिस्पेक्ट में, ठीक है, Eg का कितना है T2G के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है 0. नहीं, इतना होता है 0.6 डेलो। कितना होता है, 0.6 डेलो। मतलब ये स्प्लिटिंग एनर्जी का 0.6 होता है ना। ये Eg वाले का बता रहा हूँ बेटा, Eg वाले के रिस्पेक्ट। और T2G वाले का कितना होता है, ये होता है माइनस का 0.4 डेलो, ठीक है, इतना होता है। अब देखो ये वैल्यू कैसे आई, मान लो ये तुम भूल गए तो इसको रिकॉल कैसे करोगे, इसको समझ के याद करो। देखो जैसे मुझे बताना है कि Eg की एनर्जी कितनी बारी सेंटर से अप हो गई है, कितनी इंक्रीज हो गई है, तो उसका तरीका है, देखो ये एनर्जी जितनी बढ़ रही है बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए ये तीन ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जितनी एनर्जी बढ़ रही है उसको, उसके लिए ये तीन उतना ही नीचे चले जाएंगे इस बारी सेंटर लाइन से, जिससे एवरेज एनर्जी या नेट एनर्जी इसी लाइन पे लाई करे, ठीक है। इस लाइन पे एनर्जी आप जीरो मानो, बारी सेंटर लाइन पे नेट एनर्जी क्या मानो, जीरो, ठीक है। तो देखो इन Eg ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपनसेट कौन से ऑर्बिटल कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल कर रहे हैं, सर 3 कर रहे हैं T2G। तीन कर रहे हैं ना। देखो Eg की बढ़ी हुई एनर्जी को कंपनसेट कर रहे हैं T2G के तीन ऑर्बिटल, तो मैंने लिख दिया तीन। अच्छा, आउट ऑफ कितने डी ऑर्बिटल, टोटल कितने डी ऑर्बिटल है, 5। 5। 5। और विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो कंपनसेशन हो रहा है वो स्प्लिटिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में तो हो रहा है, क्योंकि जितनी स्प्लिटिंग होगी उसी के रिस्पेक्ट में तो वो कंपनसेट करेंगे। तो ये एनर्जी 3/5 डेलो होनी चाहिए, और ये 3/5 डेलो ही तो लिखा हुआ है, यही तो है 0.6 डेलो, ठीक है। तो इतनी एनर्जी ये बढ़ रही है। अच्छा, इनकी कम हो रही, तो ऐसे नीचे वालों के लिए सोचो कि ये जो T2G ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी, इनको कौन से ऑर्बिटल कंपनसेट कर रहे हैं इसकी एनर्जी के लिए, ऊपर वाले दो कर रहे हैं, Eg वाले है ना। दो ऑर्बिटल अच्छा, कितने डी ऑर्बिटल में से, आउट ऑफ 5, टोटल तो 5 ही डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इनकी एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, 2/5। लेकिन अच्छा ध्यान रखना, बारी सेंटर से नीचे एनर्जी निगेटिव साइन में लेते हैं, बारी सेंटर से नीचे एनर्जी किस साइन में लेंगे, निगेटिव, तो माइनस और लगा देंगे। तो इसका मतलब T2G की एनर्जी बारी सेंटर से कितनी कम हो जाएगी, 0.4 डेलो माइनस का, और Eg की कितनी बढ़ जाएगी, 0.6 डेलो। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। यस ये सर। सर सर आप कंपनसेट भी बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कंपनसेट करने का मतलब ये है कि ये स्प्लिटिंग जब भी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो इनकी जो बढ़ी हुई एनर्जी है और इनकी जो घटी हुई एनर्जी है, उसका नेट वैल्यू जीरो होना चाहिए। मतलब वो बारी सेंटर लाइन पे लाई करनी चाहिए, क्योंकि बारी सेंटर लाइन को एवरेज एनर्जी लाइन बोलते हैं। ये एवरेज एनर्जी लाइन है, इसको एवरेज एनर्जी लाइन भी बोलते हैं, या बारी सेंटर वर्ड ज्यादा फेमस है।
ठीक है। तो इसलिए क्योंकि देखो जिस किसी एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है तो उसको कंपनसेट तो जो डिक्रीज हो रहा है वो करेगा ना उसकी बढ़ी हुई एनर्जी को, यस सर, ठीक। है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है वहाँ पे। अब होता क्या है कि जैसे ये स्प्लिटिंग डायग्राम है, इससे हम लोगों को क्या निकालना है, तो देखा जाए तो देखो सारा रहस्य इसी में छुपा हुआ है, इसी स्प्लिटिंग डायग्राम में। जहां जहां वीबीटी में गड़बड़ियां हो रही थी उसके 90% क्वेश्चन के आंसर इसी स्प्लिटिंग डायग्राम से मिलेंगे आपको, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग डायग्राम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब देखो एक आपको मैं बहुत छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, वीबीटी जब पढ़ते थे तो जैसे डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता था, सपोज D1 का केस है, तो हम लोग इसी में भर देते थे। ठीक है, मान लेते हैं कि पांचों की एनर्जी बराबर है। लेकिन बेटा अब हम लोग जब CFT थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बेटा हम लोग समझ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जब बन रहा है तो डी ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई है, अब वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स बनने में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन सेट ऑफ ऑर्बिटल में होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो इन T2G और EG में फिल होंगे, है ना, क्योंकि है ना, क्योंकि डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई है, इंडिया अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग है। ठीक है, बोलो भाई। अब वो बात थोड़ी ना रही। तो अब देखो, अब जैसे D1 का केस है, मुझे डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो आप नोट मत करना, बस स्क्रीन देखो आपको सब समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दूंगा T2G में। आप कहोगे सर इसमें क्यों भर दिया, हाँ मेरा मन तो इसमें भरने का हो रहा है, ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों जाएगा। तो बेटा देखो फिलनेस ये जो एनर्जी। स्प्लिटिंग जरूर हो गई है डी सबसेल में, लेकिन अभी भी हम लोग वो जो तीन प्रिंसिपल है उनको फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताओ कौन से तीन प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं हुन्स रूल, मतलब हम लोग हुन्स रूल को फॉलो करेंगे। हुन्स रूल का क्या कहना होता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक हम लोग पेयरिंग नहीं कराते हैं जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ठीक है, दूसरा पाउली है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। मतलब कहने का मतलब एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं रखेंगे। अपोजिट स्पिन। हाँ, अपोजिट स्पिन में है सब। ये सब 11 में तुम लोग पढ़े हो तब भी याद दिला दे रहे हैं। और तीसरा अबाहु प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे। अबाहु प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा उसके बाद हायर में जाएगा, है ना। और इन दोनों में बताओ T2G की एनर्जी कम है कि EG की कम है, T2G। है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है इस एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो T2G की कम है, तो पहले T2G फिल होंगे बाद में EG फिल होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला D1 का केस है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर दूंगा, T2G में। ठीक है, अच्छा अब बताओ अगर D2 का केस होगा तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे सर T2G सर इनके इसके एक दो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स में T2G। है ना। T2G में जाएंगे लेकिन पेयरिंग मत कराना, क्योंकि पेयरिंग तभी होगी जब सब में एक एक चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर डी में तीन इलेक्ट्रॉन है तो T2G ऑर्बिटल में एक एक हो जाएगा। T2G है ना, ठीक है। अच्छा डी में चार इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ तो T2G में एक और EG में एक EG में। EG में पहले तो देखो तीन T2G में और एक EG में, क्योंकि है तो ये सभी ऑर्बिटल डी सबसेल का ही पार्ट, और डी सबसेल में पहले सब जब सब में एक एक डब्बे में जब तक नहीं जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब D4 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे, एक दो तीन, लेकिन ये ना करना कि चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करा दो, ना ना ना, क्योंकि ये कोई पूरा कंप्लीट ऑर्बिटल थोड़ी ना है। कंप्लीट तो ये दोनों मिला के ही हो रहे हैं, मतलब पूरा सबसेल। सबसेल तो यही है ना, हुन्स रूल बेटा सबसेल के लिए लगता है कि किसी एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक हर एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, D4 का जैसे केस आएगा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा CFT के अकॉर्डिंग, तो मैं ऐसे करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा T2G में और 1 फिल कर दूंगा EG में। ये केस होगा D4 का, ठीक है। अच्छा, D5 में क्या करेंगे? D5 में सर T2G में दूसरा वाला एक और भर देंगे EG में सर। हाँ, EG में जाएगा। अच्छा, D6 में बताओ जाने, D6 में सर क्या अब करेंगे? जब T2G पेयरिंग में होएगा सर पेयर T2G में, हाँ, तो अब पेयरिंग हो जाएगी। देखो 1 2 3 इसमें 4 5, अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है अब वो T2G लोअर एनर्जी में जाएगा, मतलब T2G वाला पेयर होगा, है ना। अच्छा, 7वां होगा तो यहाँ जाएगा, अब देख लो एक ही साथ में, 8वां होगा तो यहाँ जाएगा, 9वां हो तो यहाँ जाएगा, 10वां होगा तो यहाँ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आपको तरीका पता चल गया कैसे फिलिंग करेंगे इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में, यस सर। है ना। तो ये इस तरह से फिलिंग होती है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इस तरह से फिलिंग करेंगे तो उससे हम लोग बहुत सारी बातें निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, है ना, वो सब चीजें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। लेकिन एक नई चीज इसमें आपसे पूछी जाएगी जो VVT में जिसका जिक्र नहीं होता था, वो केवल ये टर्म CFT में ही एराइज होता है। हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, CFSE। तो एक हेडिंग जरा लगा लो, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। ये क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म लिख लो। CFSE क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो कई बार आपसे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका CFSE वैल्यू निकालो। क्या निकालो? कैलकुलेट द CFSE वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो CFSE यही होता है ना, CFSE बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, CFSE इक्वल टू, देखो फॉर्मूला इसी डायग्राम को देख के ही लिखना है हम लोग को। देखो ईजी वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी बढ़ गई है बारी सेंटर के रिस्पेक्ट में? तो 0.06 दे दो। तो ये जो एनर्जी बढ़ती है ये पर इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, मतलब ईजी ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतनी एनर्जी वो बढ़ा देगा, 0.6, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इंटू 2 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3। ईजी में मैक्सिमम 4 ही जा सकते हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ईजी में 4 से ज्यादा नहीं है। यस तो यस ये जो 0.6 डेलो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में है, लेकिन अब पता नहीं ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, वो तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पता चलेगा ना। तो फॉर्मूला लिखते समय हम लोग एक लिख देते हैं NEG। NEG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल। वो नंबर हम लोग यहाँ पे रख दिया करेंगे, ये नंबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जरा, ये T2G की कितनी कम हो गई बारी सेंटर से, तो ये कम हो रही है .4 डेलो माइनस, हाँ, और इंटू n, कितना, n इंटू T2G, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, ठीक है। बोलो भाई, इतनी एनर्जी जो है। अच्छा, ये जो हम लोग CFSE निकाल रहे हैं अभी, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, और फिर लास्ट में n सितारा p, n के ऊपर सितारा लगा देना इंटू p, तो ये फॉर्मूला होता सर है, ये ये थर्ड टर्म फॉर्मूला क्या? है। ये लास्ट अभी वाला रुक जाओ, बता रहा हूँ, अभी नोट कर लो, बस फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से, सब बताऊंगा।
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो हमने अभी डिस्कस किया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी लिखो भाई जल्दी से, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो वेयर डेलो, डेलो क्या है, डेलो स्प्लिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो O है O फॉर ऑक्टाहेड्रल है बेटा, डेल के नीचे जो O है ना बेटा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्राहाइड्रल होगा ना, टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो डेल SP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में डेलो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एन NEG क्या है, NEG है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। ये T2G क्या है, NT2G, NT2G है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। अब आता है कि ये N सितारा ये क्या है, जो लास्ट में नहीं ये टर्म आ रहा है N सितारा, ठीक है, इनटू P। तो ये N सितारा क्या है, तो भैया ये वो इलेक्ट्रॉन है EG ऑर्बिटल के, वो इलेक्ट्रॉन है जो T2G के साथ पेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे। नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन, EG ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन which participate in pairing, और पेयरिंग कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता SFL है। प्रेजेंट। ठीक है, हाँ SFL। और अच्छा P जो है कैपिटल P पेयरिंग एनर्जी होती है, ये जो P है ना वहां पे वो पेयरिंग एनर्जी, ये जो P है ना वो पेयरिंग एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप होता है तो उसके पेयरिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही होती है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। यस अब इसमें एक बहुत बेसिक बात है वो भी पता होनी चाहिए कि ये तो चलो सर ठीक है, ये CFSE निकालने का फॉर्मूला हो गया, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसमें और बातें क्लियर होंगी कि ये N सितारा कैसे देखते हैं, है ना, ये सब चीजें। तो लेकिन यार ये CFSE हमें बता क्यों रही, क्या रही है, ये हमें क्या बता रही है उस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दूं, सपोज दो कॉम्प्लेक्स दे दूं, ठीक है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दूं, ठीक है, एक दे दूं मैं PtCl4 2-, एक मैं दे दूं NiCl4 2-। जैसे मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिए बेटा, और दोनों का मैं CFSE दे दूं, क्या दे दूं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग, CFSE। एक की दे दूं माइनस, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा में दे रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं कि ये कोई एग्जैक्ट डेटा है। वैसे तो हर कॉम्प्लेक्स का CFSE होता है और इसको हम लोग प्रैक्टिकली निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिए और दोनों का मैंने CFSE वैल्यू दे दिया,
और आपसे मैं पूछा कि विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है? PTCl4। है ना? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? बोलो भाई, निकिल वाला कॉम्प्लेक्स कि प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स? बी वाला। बी वाला। क्यों बेटा, क्यों बी वाला क्यों ज्यादा स्टेबल? CFSE उसकी ज्यादा है। ये इसकी ज्यादा है? नहीं, ए ज्यादा स्टेबल सर है। यस, एनर्जी कम है उसकी क्योंकि की एनर्जी कम है। ये ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। देखो अब इसको समझो, ये कैसे मैंने बताया, इसको समझो आप, ठीक है? आप ये तब अच्छे से समझ पाओगे, बता पाओगे, जब आपको CFSE की एग्जैक्ट डिफिनेशन पता होगी कि ये CFSE कौन सी एनर्जी है। भैया भैया दुनिया में तरह तरह की एनर्जी है, ना जाने कितनी एनर्जी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और ये कॉम्प्लेक्स के लिए एक नई एनर्जी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बता रहा है, कि कौन सी एनर्जी है? तो देखो बोलते हैं कि जब एक मोल कॉम्प्लेक्स बनता है, जब कोई भी एक मोल कॉम्प्लेक्स बनता है या उसका फॉर्मेशन होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कुछ एनर्जी रिलीज करता है। और ये तो सभी लोग बेटा जानते ही हो आप लोग कि कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी छोटे से छोटा बॉन्ड बनता है, वो गिरा हुआ बॉन्ड क्यों ना हो, वांडरवाल फोर्स क्यों ना हो, कितना भी वीक बॉन्ड क्यों ना हो बेटा, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड के बनने में कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है? और ऐसे ही यहाँ तो बेटा बॉन्ड क्या है, यहाँ तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बन रहा है ना? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी बेटा रिलीज होती है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है? अब एक बात बताओ कि जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसके बनने में इसकी CFSE दे रहा है -320 किलो कैलोरी। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये एक मोल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, देखो माइनस साइन तो हमें बता रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। माइनस साइन क्या रिलीज बता रहा है, होती है। कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है? तो कितनी रिलीज हो रही है, हमें तो मैग्नीट्यूड देखना है। 320 किलो कैलोरी, मतलब इसके एक मोल कॉम्प्लेक्स बनने में 320 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, दूसरे कॉम्प्लेक्स निकिल वाला जो कॉम्प्लेक्स है, उसके एक मोल के बनने में 140, भैया माइनस साइन मत देखो, माइनस साइन तो बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है? तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 140। तो बताओ भैया किस कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कि कम एनर्जी रिलीज हो रही तो जिसके बनने में जाता तो है। जिससे ज्यादा है ना? ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं कि जिस बॉन्ड के बनने में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होता है, थर्मली स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब जिस कॉम्प्लेक्स के बनने में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा, PTCl4 2-। ठीक है? तो हम लोग को क्या याद रखना है, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE वैल्यू। बेटा हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड देखेंगे बेटा, माइनस साइन मत देखना आप लोग, ठीक है? माइनस साइन, CFSE वैसे भी माइनस में ही दी जाएगी, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कितना भी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, ये वैल्यू कभी पॉजिटिव में नहीं होगी, निगेटिव में होगी। CFSE हमेशा निगेटिव में होगी हर कॉम्प्लेक्स की। तो हम लोग निगेटिव साइन को नहीं देखेंगे, हम लोग बस देख लेंगे मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, वही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तभी इस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा निकलेगी, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? सर आ ठीक है? तो CFSE क्या होती है, पहले इसकी डिफिनेशन लिख डालो जल्दी से। CFSE लिख डालो क्या है,
लिख लो द अमाउंट ऑफ एनर्जी releases during formation of 1 mole complex. एक तरह से इसको आप लैटिस एनर्जी समझ सकते हो। जैसे आयनिक कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। ऐसे बेटा यहाँ पे 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग क्या बोले, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। CFSE ये हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक। किसी भी कॉम्प्लेक्स का CFSE कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। बोलो भाई, है ना। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी आएंगे जिनका जीरो आने लगेगा, तो जीरो आने का मतलब वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स सही बोला जाए तो बनेगा ही नहीं आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगी। और हम लोग क्या देखा करेंगे, हम लोग देखेंगे हायर द मैग्नीट्यूड, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। मतलब हम लोग बेटा मॉड की बात कर रहे हैं। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE, मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। अगर आपको, है ना, 4-5 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए और सबका CFSE वैल्यू दे दिया जाए तो हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल जिसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, है ना। जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, माइनस साइन मत देखना, बस आप मैग्नीट्यूड देख लेना कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। जिसमें ज्यादा रिलीज हो रही होगी वही क्या होगा, स्टेबल होगा, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात, है ना। तो ये मैंने आपको CFSE का फॉर्मूला भी बताया है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, है ना। बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ CFT कि कहाँ पे यूज होती है CFT, मतलब CFT से हम लोग और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, तो इसमें कुछ बेसिक एप्लीकेशन है जो पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट लिख लो, CFT से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स का, और सेफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन, हम लोग हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी बात भी करेंगे कि हाई स्पिन क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट VBT में हम लोग ये पॉइंट VBT में डिफाइन ही नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स पे स्पिन की बात किया करेंगे,
ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने पढ़ा CFSE निकाल सकते हैं टू कैलकुलेट ऐसे इसको आप कर लीजिए। CFSE ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया। हो गया। अच्छा, और क्या बता सकते हैं? हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं टू कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी। अगर आपको 2 3 4 कुछ कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। अच्छा, इसमें हम लोग कलर की बातें भी करेंगे टू प्रेडिक्ट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें हम लोग इसका भी डिस्कशन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कलर कैसे शो करता है ना। कलर के एराइज होने के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं वो पढ़ेंगे। और हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात करेंगे कॉम्प्लेक्स में टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक मूवमेंट भी ले सकते हो, म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। और इससे जो आएगी वो एक्यूरेट आएगी। जैसे कई सारी गलतियां हुई थी, हो जाती थी वीबीटी में, वो नहीं होंगी, है ना। वीबीटी में जो कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ी हो रही थी, अब वो नहीं होगी। अगर आप CFT से करोगे तो आपसे वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये मेन एप्लीकेशन है बेटा, CFT के ये सभी मेन एप्लीकेशन है कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं, शेप बता सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, पूछा जाए हाई स्पिन है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं उसको। CFSE निकाल सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स में। कलर के कॉम्प्लेक्स के पीछे कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है, कैसे कलर एराइज होता है, ये हम लोग बात कर सकते हैं। या कई बार तो कलर भी बता सकते हैं अगर हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जाए उस कॉम्प्लेक्स के बारे में। और मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये बता सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कॉम्प्लेक्स का बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन आपके एप्लीकेशन है CFT के। ठीक है, बोलो भाई। यस Yes. सर। है ना, Yes. बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी यस सर, आ रहा है। अच्छा, तो ये बहुत अभी हम लोगों ने केवल अभी थ्योरी ही पढ़ी है। आज हम लोग ने जो पढ़ी है वो CFT की थ्योरी ही पढ़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सारी बातें क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, मतलब इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं, वो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन, हाई स्पिन, लो स्पिन, CFSE निकाल के मैं बताऊंगा, कई कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप समझ पाओगे कि ये जो फॉर्मूला हमने बताया है, ये वाला फॉर्मूला है ना, इससे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं तो निकालते समय गलत हो सकता है आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग CFT पे। ठीक है ना। Yes. यस सर। Yes. अब तो इसको आप लोग अभी नोट कर लो आज थ्योरी को अच्छे से। और बेसिक तो थ्योरी ही है, जैसे आज की क्लास समझ में आ गई है आपको, तो कल अगली क्लास में जो पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, तो वो सब एक 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 बात मेरी समझ में आएगी आपको। तो ये इसको आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार। अच्छा, अभी मैंने आज केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करी है ना। नेक्स्ट क्लास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की भी बात करूंगा कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो स्प्लिटिंग डायग्राम है बेटा, ये पलट जाता है। जो ये स्प्लिटिंग डायग्राम मैंने अभी बनाया है, ये बेटा ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया है। टेट्राहेड्रल में उल्टा सीन हो जाता है। उल्टा सीन मतलब समझ लो, T2G की एनर्जी बढ़ जाती है, TG की घट जाती है।
टेट्राहेड्रल में T2G की एनर्जी बढ़ जाती है, बाहरी सेंटर के ऊपर लाई करती है, और EG की एनर्जी बाहरी सेंटर से नीचे लाई करती है। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल अगर आपस में इंटरचेंज कर दो तो वही वो डायग्राम किसके लिए बन जाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा क्यों होगा, क्यों इन्वर्ट हो जाएंगी एनर्जीज, वो सब भी बात करेंगे। ठीक है, जी तो चलो आज Yes. अभी इतना ही, हम लोग पहले बेसिक ही सर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लेकिन एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। हाँ बोलो क्या कह रहे सर, ये संडे वाले टेस्ट में सर 11th का क्या आएगा, ये एक बार प्लीज बता दीजिए। हो। हाँ, संडे वाली क्लास जो टेस्ट है तुम लोग का, उसमें सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CFT तक आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक। ठीक है, और 11th का एक ही चैप्टर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, सर पैटर्न का कुछ पता है सर, MCT या APT? MCT है, प्लानिंग तो मुझे MCT दिख रहा है, MCT है शायद, MCT मेंस पैटर्न टेस्ट। सर आपने एक पॉइंट लिखा था, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ वेसल एंड लिक्विड। अमाउंट सर ऑफ वो हाँ, अमाउंट ऑफ लिक्विड। पर सर जैसे ये चीज थोड़ा मतलब फील नहीं हुई ऐसा, मतलब अगर सर किसी कुकर में आधा लीटर पानी रखें और 1 लीटर पानी रखते हैं, तो सर जिसमें ज्यादा पानी होता है सीटी उसमें पहले आ जाती है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा बन जाता है। तो सर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे तो कर गया ना। नहीं, एक्चुअली आप क्या करते हो, आप नॉर्मल जो चूल्हे हैं उनके ऊपर रखते हो, है ना, और जो नॉर्मल चूल्हे हैं हाँ उनमें टेम्परेचर कंट्रोल थोड़ी ना है। आप क्या करो, जो थर्मोस्टेट नहीं आते हैं, ये थर्मोस्टेट के ऊपर रखो, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखो, मतलब दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखो, फिर देखो सीटी दोनों में सेम टाइम में आएगी। अब ये है अच्छा कि वो दोनों कुकर आइडेंटिकल होने चाहिए, कि एक एक मान लो कि बहुत पुराना है, एक नया है, तो और सर नए जैसे कि वाले अगर एक का में शेप देर से चेंज कर सीटी गया, आएगी। So, महंगा एक्सपेरिमेंट हो गया। यस सर, नहीं, और सर मतलब सेफ चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक छोटा ले लेना, एक बड़ा ले लेना, लेकिन वही बात है कि सर टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आप जैसे सर गैस वाले चूल्हे पे रखोगे तो वो लगातार आग जल रही होती है ना, तो वो टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है, वो कांस्टेंट थोड़ी ना होता है। यस सर, हाँ ये चीज ध्यान ही नहीं दी मैंने। तो यही तो ठीक है सर, इम्पोर्टेंट है, समझ गया। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो यस सीटी सर, आप पहले थर्मोस्टेट के आपने बताया था उसमें, सर वो थोड़ा दिमाग है। से मेरे निकल गया, लेकिन ऐसे ख्याल आया तो मैंने आज पूछ लिया। नहीं, अच्छी बात है, पूछना जरूरी है, सब चीजें। आप लोगों को जो भी डाउट आया करे पूछा करो, ये ना सोचा करो कि ये डाउट में मतलब सर डांटेंगे, ऐसा नहीं। डाउट जो भी आ रहा है पूछो, कहीं ना कहीं चीजें क्लियर ही होंगी आपकी। सर सर जो सेफ डायग्राम होता है, मतलब ट्रांजिशन का, सर उसमें ड्यू पॉइंट क्या होता है? कौन सा पॉइंट? सर ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट यस जो सर। फेज डायग्राम पढ़ते थे उसमें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह का कर्व पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में एक लाइन ऐसी बनती थी और एक लाइन ऐसी यस सर। बनती थी, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यस सर। तो ऊपर वाली जो लाइन थी बबल पॉइंट लाइन थी, यस सर। बबल पॉइंट लाइन, और जो नीचे वाली लाइन थी वो ड्यू पॉइंट लाइन थी। ओके सर। ठीक है ना, तो ये नीचे वाले कर्व के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर आएगा वो ड्यू पॉइंट पे आ जाएगा। हाँ, उसको फिर काई की वैल्यू बताना पड़ेगा कि काई ये इक्वल टू 0.4 पे निकालो, तो फिर आप वो जो फॉर्मूला नहीं था, वाई वाला फॉर्मूला, वाई यस ए सर। यस अपॉन सर। पी ए नॉट, वाई बी अपॉन पी बी, उससे फिर निकालना पड़ेगा आपको 1/P2। यस ठीक है ना? सर हाँ, सर आपने लास्ट बोलो। क्लास में एक
एक क्वेश्चन करवाया था, स्पिन मैग्नेटिक मतलब कोबाल्ट निकालना था उसमें। सो उसमें मतलब जो कंपाउंड था वो मरकरी का था, तो उसमें आपने एक कंडीशन बताई थी कि मतलब मरकरी के लिए +2 और मतलब +1 वैलेंसी कब लेंगे उसकी, तो मतलब हाँ हाँ, तो क्या नहीं समझ आया उसमें? सो वो वाली कंडीशन बता दीजिए कि मतलब +2 कब लेंगे और +1 कब लेंगे उसमें। उसमें देखो ये होता है कि मर्क्यूरस आयन जो होता है, मर्क्यूरस आयन के साथ ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, मर्क्यूरस आयन Hg2 2+, है ना। मतलब मर्क्यूरस आयन होगा तो दो मरकरी आपस में कनेक्टेड होंगे सिंगल बॉन्ड से, ये होता है मर्क्यूरस आयन। तो जी सर। मर्क्यूरस आयन के जो सॉल्ट बनते हैं, जैसे कोई पूछे मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा Hg2Cl2। ठीक है, क्योंकि ये आयनाइज होने के बाद यही आयन दे देगा। ठीक है, और मर्क्यूरी का आयन अकेला रहता है। ठीक है, तो जैसे कोई पूछे मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला, तो HgCl2 जाएगा। मतलब मर्क्यूरी का आयन की एटॉमिसिटी आप देखोगे, मरकरी की तो 1 होगी, तो मरकरी के नीचे उसकी एटॉमिसिटी देख लेनी चाहिए। अगर मरकरी के नीचे एटॉमिसिटी 1 है तो वो मर्क्यूरिक होगा, और मरकरी के नीचे अगर 2 लिखा हुआ है एटॉमिसिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो मर्क्यूरस होगा। ये बस इसमें थोड़ा समझने वाली बात ठीक है सर, क्लियर हो गया। है ना, clear? तो चलो फिर क्लास एंड किया जाए, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो सर, वाइंड अप कर रहा हूँ।